हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम जनरल साइंस में हम डिस्कशन शुरू किए थे और इसमें हम जनरल साइंस के फिजिक्स का पार्ट 2 हम लेके आ रहे हैं और इसमें हम पहले पार्ट 1 में हम 13 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम उसके अगली कड़ी में बात करेंगे, हम पार्ट 2 लाने की बात करेंगे। इस वीडियो की सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा होगा। उसका ऑप्शन वाइज हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लें, ठीक है। और इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात शुरू करेंगे। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 14 से बात करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राशि का मात्रक नहीं है। अब किसका मात्रक नहीं है, कौन डायमेंशन लेस है, किसका यूनिट लेस है, तो इसका राइट आंसर होगा विकृति। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, विकृति होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखने की कोशिश करें अगर विकृति होता क्या है, ठीक है। तो विकृति का जो मतलब होता है, अगर आप साइंस, विकृति का मतलब होता है क्या, स्मॉल एल अपॉन एल। अगर किसी का लेंथ अगर एल है और इसमें कितना कितना डेल्टा एल हुआ, माने ये इसी को हम स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं, तो उसमें कितना चेंज आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति, उसी को क्या बोलते हैं, विकृति। और एल अपॉन एल, एल का भी यूनिट मीटर और कैपिटल एल का भी यूनिट मीटर, तो इसका मतलब मीटर मीटर कट के ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम ऑप्शन वाइज बात करेंगे। कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, बल। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और दाब का यूनिट क्या होता है, यह भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। किसी वस्तु की विमा में, यानी इसका मतलब डायमेंशन में आया परिवर्तन, यानी स्मॉल एल, और उस वस्तु की मूल विमा मतलब कैपिटल एल, उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उसी को मूल विमा के अनुपात को क्या कहेंगे, विकृति बोलेंगे। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी राशि का मात्रक सेम है, तो हम यहाँ अगर बात करेंगे तो क्या होगा, प्रतिबल और दाब का मात्रक क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनिए। ओके, तो इसमें कह रहा है क्या कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। सेकेंड स्टेटमेंट है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने से पहले हम एक बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विबग्योर। क्या होते हैं, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। तो V से वायलेट बैगनी, I से इंडिगो, B से ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो ऑरेंज और रेड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप विबग्योर में क्या कर सकते हैं कि जब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। इसका मतलब जो आर का जो वेवलेंथ है, आर का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और वायलेट, वायलेट जो होगा, इसका जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ये किसकी बात करेंगे, ये जब हम वेवलेंथ की बात, तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे तब ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम
कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं क्या, वेवलेंथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका अभी हम यह समझ पाए कि जो व्यूअर में क्या होगा, जो आर का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ये तो स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही लग रहा है। हम पहला स्टेटमेंट लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, एकदम स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। अब देखिए बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या होता है ये? सबसे कम होता है, तो सबसे लोएस्ट होता है। ये कभी हरे प्रकाश ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ग्रीन ये बीच में है, हरा बीच में है। अब देखिए बैगनी प्रकाश का पीले प्रकाश देता है, एकदम नहीं, ये सबसे लोएस्ट है। तो इसका मतलब बैगनी जहाँ भी होगा वो सबसे लोएस्ट है, वो किसी से भी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जहाँ भी लाल प्रकाश का तो तरंगदैर्घ्य होगा वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। इसकी हम बात कर लिए। अगर इसी में हम बात करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी की, जिसकी आवृत्ति बोलते हैं, तो वायलेट का जो होता है, बैगनी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और रेड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे कम होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, यानी कि उससे कम इंडिगो, उससे कम वायलेट, उससे कम ग्रीन, फिर ठीक है, इस तरह से, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, ओके। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैगनी बैगनी तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, एकदम सही बात है। व्यूअर में हम देख लिए। और आवृत्ति सबसे अधिक, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। जबकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम यानी न्यूनतम होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? तो ये न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही क्या होता है, ये धनावेशित हिस्सा होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है। ठीक है, ओके। तो वो एक हिस्सा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, और वो यह नहीं पूछा कि किस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं तो क्या होता, प्रोटॉन हो जाता। ठीक है, इसलिए कौन सा हिस्सा है, तो क्या है, न्यूक्लियस का हिस्सा क्या है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे न्यूट्रल चार्ज होता है। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इस दोनों का मास जो होता है लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भाई कि न्यूट्रॉन का मास जो था वो स्लाइटली ज़्यादा 1.674 है, यहाँ पे प्रोटॉन का 1.672 है। ठीक है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है। एक और हम बात करेंगे, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, बताइए, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया था। ओके, ठीक है। तो अब हम ये बात समझ गए इससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस कहेंगे, नाभिक या न्यूक्लियस कहेंगे। ओके, नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। हाँ, एक और आपको कह सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन धनावेशित आवेशित मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 10⁻⁻27 kg होता है। इनकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, वो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है
और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये सबसे आसान क्वेश्चन, इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस प्रोसेस को इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसका ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना, इसका मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं होकर वो सीधे गैस में अगर परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अगर उल्टा भी अगर वो आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ओके ओके, इसमें से एक क्वेश्चन और ही पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वपातन कौन कौन सा पदार्थ करता है? तो सबसे पहले कपूर यानी कैम्फर करता है। ओके, उसके बाद नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन करता है, NH4Cl करता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड करता है, उसके बाद एंथ्रासीन करता है और सॉलिड CO2 करता है। ठीक है, ये सब पदार्थ क्या करते हैं? सब्लिमेशन करते हैं। ठीक है, ओके। अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि लिक्विड से अगर कोई चीज़ गैस में जाएगी, अगर द्रव से अगर वो गैस में जाएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं या वेपोराइजेशन बोलते हैं। वाष्पन या वेपोराइजेशन बोलते हैं। ओके, और अगर गैस से लिक्विड में अगर उल्टा आएगा तो इसको हम संघनन या कॉन्डेंसेशन बोलेंगे। संघनन या कॉन्डेंसेशन बोलेंगे। ओके ओके, ठीक है। और अगर वो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा लिक्विफिकेशन कहलाएगा। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, जिसको हिमीकरण भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें क्या होती है? एक हाईली चार्ज पार्टिकल होता है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? वो हाईली चार्ज पार्टिकल होती है। ओके, किरणें क्या होती है? एक हाईली चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो इसमें किरणें, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। स्पेक्ट्रम का ये भाग नहीं, ये उच्च ऊर्जा के एकदम हाईली चार्ज, हाईली एनर्जेटिक, हाईली चार्ज पार्टिकल जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? G का मतलब जनरेशन होता है। 2G, 3G, ठीक है, 4G। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार, बेतार मतलब वायरलेस, क्या होती है? वायरलेस। आज हम लोग जो भी बात करते हैं किसकी बात करते हैं? वायरलेस। जो हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं वायरलेस है। 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या होता है? जनरेशन यानी पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट वाटसन होगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये स्कॉटलैंड के भौतिक वैज्ञानिक थे। स्कॉटिश भौतिक विद्या रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली बार रडार, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा था, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? ओके, तो गॉड पार्टिकल क्या है? एक उसी को हम लोग हिग्स बोसॉन भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन कहते हैं। ओके, ठीक। अब अगर एक हिग्स बोसॉन एक मूल कण है, मूल कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन, जो एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है, 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण मतलब गॉड पार्टिकल, क्या?
गॉड पार्टिकल उपनाम से संबंधित किया गया। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया हिग्स बोसोन के लिए। अब हम इसके ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो जो है ना, न्यूट्रिनो का अगर हम बात करेंगे, न्यूट्रिनो क्या होती है, चार्जलेस है और मासलेस है। न्यूट्रिनो क्या होती है, ये चार्जलेस है, ठीक है, और मासलेस है, ठीक है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिनो ऐसे आता है न्यूट्रल, तो ये क्या होती है, चार्जलेस भी है और ये मासलेस भी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में ये पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इसका खोज पॉली ने किया था। किसने किया था, ये पॉली ने किया था, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन पूछा था, न्यूट्रिनो एक इज ए चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय द पॉली। अब हम सेकेंड बात करेंगे पॉजिट्रॉन, इसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। किसने किया था, एंडरसन ने किया था, ओके। अब मेसोन का जो है ना, मेसोन का जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन जो है, उसका जो अनुमान जो लगाया था एक जापानी भौतिकविद, उसका नाम था युकावा हिडेकी, ठीक है, युकावा हिडेकी, इसका थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, फ्रैंक पॉवेल जो थे, इसका ये बताया था कि ये इसका एग्जिस्टेंस है, फ्रैंक पॉवेल, इसका दोनों नाम आ सकता है। अगर ये बोलेगा थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन कौन किया था, तो जापानी वैज्ञानिक हिडेकी किया था, और उसका एग्जिस्टेंस है वो कौन किया था, बताइए, फ्रैंक पॉवेल ने किया था, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, ये 1930 में प्राप्त हुआ था, ओके। हाँ, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन थे, ठीक है। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता है। एक क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था भारत की तरफ से, और वो कब, तो उसमें एक क्वेश्चन है किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में, और कब दिया गया, 1913 ईस्वी में। उसके बाद सेकेंड कौन थे, सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में, और कब, 1930 ईस्वी में। ये कौन, रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट किससे संबंधित है, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल से संबंधित है। तीसरा हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के लिए, 1968 ईस्वी में, ये जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था, ठीक है। अगला एस चंद्रशेखर, भौतिकी, 1983 ईस्वी में। फिर मदर टेरेसा, ठीक है, शांति के लिए, 1979। अमर्त्य सेन, 1909, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है जस्ट 2000 से 2 साल पहले, ठीक है, 2000 ईस्वी से 2 साल पहले, अमर्त्य सेन, ओके। और ये अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र में पूछते हैं किसके लिए थी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इसको मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में मिला था। उसके बाद वी रामकृष्णन केमिस्ट्री में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी जो अभी लेटेस्ट है उसको 2019 में नोबेल पुरस्कार इसको मिला था, ठीक है। अब इसमें हम एक बात और भी कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो सबसे पहले 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, 1901 ईस्वी में, और किसकी याद में, स्वीडिश एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है, यस। तो ये किया गया था कि ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1896 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद ये अपनी वसीयतनामा में ये लिख देते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है वो नोबेल प्राइज देना है। तो 1901 में क्या हुआ, 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था, और 1967 में जो है घोषणा होती है कि इकोनॉमिक साइंस में भी, यानी इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और 1959 में पहली बार इसको प्रदान किया गया था। इस 1967 में घोषणा किया गया था, 1969 में पहली बार उसको प्रदान किया गया। अब अगर हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है, तो वही कह रहा है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था वो, 1833 में हुआ था, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, हाँ, उसके साहित्य का नाम क्या था, वो
गीतांजलि था। ओके, सीबी रमन रमन इफेक्ट के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना के बारे में हम देख लिए थे, जीन का आर्टिफिशियल कृत्रिम संश्लेषण के लिए मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा था किसके लिए, उस सब्जेक्ट में किस चीज के लिए मिला था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा। एक अमर्त्य सेन के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में हम बात कर लेंगे। तो इसको क्या वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ओके, यस। और सबसे लेटेस्ट जो है आपका अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 ईस्वी में। इसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इसको मिला था, ठीक है ना। मतलब जो भी ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसमें मिला था अभिजीत बनर्जी को। आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, टेलीस्कोप किस वैज्ञानिक ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो गैलीलाई ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो गैलीलाई ने की थी। ओके, ठीक है, ठीक है। और हम बात करेंगे न्यूटन, न्यूटन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहते लॉ ऑफ मोशन दिया था, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दिया था, न्यूटनियन मैकेनिक्स के बारे में दिया था, ठीक है, और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में दिया था। इसकी एक फेमस किताब है, उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। क्या होती है, प्रिंसिपिया। इसी प्रिंसिपिया में क्या है, वो लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेम्स वाट। जेम्स वाट जो है वो स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, वो स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। अब ये स्टीम इंजन का आविष्कार तो जेम्स वाट किया था, तो रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। कौन किया था, स्टीफेंसन ने किया था। रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया था, स्टीफेंसन ने किया था। रेलवे इंजन का आविष्कार स्टीफेंसन ने किया था। ओके, हम्फ्री डेवी ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक है। किसने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ओके, तो हम समझ के गए। तो टेलीस्कोप खोज किसने की, गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई जो है ना, इसके बारे में एक और हम जान लेते हैं। क्या, ये पहला पर्सन था जो कि स्पीड को डिफाइन किया था, फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। और ये 67th री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। ये स्पीड को डिफाइन करने वाला ये पहला पर्सन था, कौन, गैलीलियो गैलीलाई, जो कि ये था। अच्छा, इससे संबंधित एक और हम बात कर सकते हैं, गैलीलियो का नियम की अगर हम बात करें, गैलीलियो का जो नियम है ना, उसी को आप जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ को गैलीलियो का भी नियम बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है कि न्यूटन के किस लॉ से फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। क्वेश्चन समझे, न्यूटन के किस लॉ से फोर्स का, बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। क्या मिलता है, फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।